दोस्तों, कुछ दिनों से दो देशों को लेकर पूरी दुनिया में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। ये दो मुल्क जिनके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, ये हैं यूक्रेन और रशिया, जिनके बीच तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कब इस विवाद की शुरुआत हुई और क्या है इन दोनों देशों का इतिहास और आपस में कनेक्शन। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया पर तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। दरअसल एक ज़माने में यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था, जब ये रशिया नहीं हुआ करता था, बल्कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर। यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, यानी अलग देश नहीं था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए 15 देशों में उनमें से जो सबसे बड़ा देश बना उसका नाम रशिया था। और उसके बाद जो बाकी छोटे छोटे देश रहे उनमें से एक देश का नाम यूक्रेन था। यूक्रेन भी और देशों की तरह आज़ाद हुआ, उसने डेमोक्रेसी को अपनाया, इलेक्शन हुए और सरकार भी बनी। लेकिन यूक्रेन की जो पूरी आबादी है उसमें से 6th मोस्ट पॉपुलेशन जो कि रशियन बोलती है और रशियन है। तो रशिया से अलग होने के बावजूद यूक्रेन के ज़्यादातर लोगों की हमदर्दी रशिया के साथ थी और ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। और जो भी सरकार बनती थी यूक्रेन में रशिया की सहमति के साथ बनती थी, रशिया को सपोर्ट करती थी, उनके काम करती थी, मगर उनके खिलाफ कभी नहीं जाती थी। और उस टाइम विक्टर यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे और वो पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके बेहद करीब थे। तो जो एंटी रशिया के खिलाफ लोग थे उन्होंने इस पर विरोध किया और इस हद तक किया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ज़ोरों शोरों से प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। और आखिर में नौबत ये आई कि फरवरी 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर को इस्तीफा देना पड़ा और अपनी जान बचाकर यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ा। और उनके जाने के बाद फिर से इलेक्शन हुआ और नई सरकार बनी। और इस बार जो प्रेसिडेंट बने उन्हें सब मालूम था कि क्यों आंदोलन हुआ और पिछला प्रेसिडेंट क्यों गया। तो उन्होंने सारे काम रशिया के अगेंस्ट करना शुरू किए, जैसे कि अमेरिका यूरोप से दोस्ती करना शुरू की और नाटो का हिस्सा बनने की कोशिश की। तो ये सब देखकर प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया नाराज हुआ कि पहली बार यूक्रेन उनके खिलाफ जा रहा है। तो इसी गुस्से में रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया और उसे रशिया में मिला लिया, जिस पर अमेरिका ने रशिया पर कई तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दी और साथ ही रशिया को G8 से भी बाहर होना पड़ा और उस हिस्से को रशिया ने अपने नाम कर लिया। इसके बाद यूक्रेन को लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रशिया हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। तो इसी के बाद से इन दोनों देशों में तनाव चलता रहा और बीच में कई देश भी कूदे, जिसमें युद्ध विराम हुआ और समझौते भी हुए, लेकिन वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब नए हालात ये बने कि यूक्रेन ने नाटो के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई। दोस्तों, नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में इसका जन्म हुआ और इसको अमेरिका ने कनाडा और यूके के साथ मिलकर बनाया था। इसको बनाने का खास मकसद था छोटे देशों को अपने हाथ में करना और इसको बनाने की खास वजह उस टाइम सोवियत यूनियन भी थी। शुरुआत में इसका जन्म 11 देशों के साथ हुआ और धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और साथ साथ देश भी बढ़ते गए। आज नाटो में टोटल 30 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर हैं, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, टर्की, पुर्तगाल जैसे देश शामिल हैं। असल में नाटो का मेन मकसद है आपस में समझौता, कि अगर कोई भी इन 30 देशों पर हमला करता है, सपोज इनमें से कोई टर्की पर हमला करता है, तो बाकी की 29 कंट्रीज एक साथ मिलकर लड़ेंगी उस देश के लिए। तो इसलिए नाटो एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म या कोई और देश किसी पर कब्जा करे तो इससे लड़ता है। दोस्तों, इसी वजह से यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, ताकि रशिया फिर उस पर हमला ना कर सके, क्योंकि नाटो पर हमला करने का मतलब अमेरिका पर हमला।
रशिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो नाटो रशिया की एक लंबी सीमा तक पहुंच बना लेगा और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने पर सभी 31 देश मिलकर रशिया पर हमला कर सकते हैं। और यही वजह है रशिया ने अमेरिका से कहा है कि वो इस विवाद से दूर रहें और यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनने दें और ना ही उसमें एंट्री दें। इसके अलावा जो आज ये दो देश आमने सामने हैं उसकी एक खास वजह है नेचुरल गैस। रशिया पूरी दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सप्लायर है। इसी रशिया में एक कंपनी है गैसप्रोम, जो कि रशिया की सरकारी कंपनी है और पूरी दुनिया में जो खास तौर से ईस्टर्न यूरोप में नेचुरल गैस की सप्लाई होती है वो इस गैसप्रोम के थ्रू होती है। स्टैटिस्टिक्स की अगर मानी जाए तो 40% एनुअल बजट रशिया का इसी गैस से आता है और इस कंपनी के चेयरमैन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की एक बहुत खास दोस्त हैं। तो रशिया नेचुरल गैस को ईस्टर्न कंट्रीज में भेजने के लिए पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई करता है और नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा जर्मनी में सप्लाई होती है। गैस को रशिया से जर्मनी भेजने के लिए कई मुल्कों से गुजर कर जाना पड़ता है पाइपलाइन के थ्रू और उनमें से यूक्रेन बीच में पड़ता है। 2013 तक यूक्रेन कुछ चार्ज नहीं करता था इस पाइपलाइन से, लेकिन 2014 से $33 बिलियन सालाना चार्ज करना स्टार्ट कर देता है यूक्रेन रशिया से रेंट के तौर पर और इसी वजह से आज इन दोनों देशों में विवाद चल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये विवाद कहां तक जाता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? फिलहाल देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।